अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी रुकन असेंबली की ना अहली ताहयात होगी या फिर इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम करदा हद के तहत महज 5 साल होगी। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईजा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मामले पर केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की सजा 5 साल करने की कानून साजी की हम हिमायत कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट के 62(1)(f) की तशरीह के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा करते हुए कहना था कि ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि क्या किसी ने इलेक्शन एक्ट 2017 को किसी भी अदालत में चैलेंज किया है। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम को किसी ने किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत के रूबरू आइन का आर्टिकल 62 और 63 पढ़कर भी सुनाया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कुछ शिकें जो हकायक से मुताल्लिक हैं वो आसान हैं, जबकि कुछ शिकें मुश्किल हैं, जैसे कि अच्छा इखलाक और इस्लामी तालीमात का अच्छा इल्म रखना। न जाने कितने लोग ये टेस्ट पास कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मजीद कहना था, अगर इलेक्शन एक्ट की तरमीम को चैलेंज नहीं किया गया तो पुराने फैसले को छेड़े बगैर इस तरमीम को तस्लीम कर लेते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इससे यह तासुर जाएगा कि एक कानून से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड कर दिया गया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मंसूर अली ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या झेली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या कोई शख्स हल्फिया तौर पर कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है। अगर 2002 में कायदे आजम होते तो वो भी आज नाअहल हो जाते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि झूठ बोलने पर सजा ताहयात है, जबकि कत्ल या गद्दारी पर सजा महदूद, और ऐसा करने वाला शख्स इलेक्शन भी लड़ सकता है। यह बात समझ से बालातर है। बाद अज़ा अदालत की जानिब से केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। आज की अदालती समाअत से हमें ऐसा तासुर मिला जैसे अदालत झूठ बोलने को एक अदना सा अमल गर्दान रही है और झूठ बोलने पर ताहयात नाअहली की सजा को इंतहाई सख्त तस्वुर कर रही है। हालांकि झूठ के हवाले से हमारे मजहब की भी अगर बात करें तो सख्त अहकामात हैं। इंसान के बुरे अखलाक में सबसे बुरी और काबिल मजम्मत चीज कज़्ब यानी झूठ है। झूठ एक ऐसी बुराई है जो ना सिर्फ अफराद के लिए नुकसानदेह है बल्कि खानदान और माशरे में भी फसाद जो है वो बपा करती है। झूठ हर किस्म की कौली अमली बुराइयों की जड़ है। तो थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो इसको थोड़ा सा सम किया गया या इसको लेकर आया गया इस पॉइंट के ऊपर कि क्या झूठ की वजह से ये इतनी बड़ी सजा बनती है कि नहीं बनती, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। आज के दिन की जो दीगर कार्रवाई है उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त वैसे भी इलेक्शन से जुड़े भी बहुत से ऐसे मामला हैं जिन पर बात हम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर शहादत अवान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से खेल दास कोहिस्तानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सर बहुत शुक्रिया आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं सबसे पहले सेंटर साहब अगर आप इसे गुफ्तगू का आगाज कर लो, क्योंकि आप गालिबन आज समाअत का हिस्सा भी थे, आप वहां पर मौजूद थे। सर एनवायरनमेंट अदालत के अंदर ताहयात नाअहली, आपकी रीडिंग और असेसमेंट क्या है कि इस वक्त उसको आला अदलिया कैसे देख रही है? और ये जो एक नुकता मैंने उठाया कि ऐसा लगा कि शायद ये कहने की कोशिश की गई कि झूठ बोलना इतना बड़ा मसला भी नहीं है। देखिए मैडम, आपने इंट्रो में तो तकरीबन जो आज की प्रोसीडिंग्स हैं वो सारे की सारी आपने बता दी हैं, बयान कर दी हैं। मैं समझता हूँ उसमें कोई चीज़ आपने छोड़ी नहीं। लेकिन अभी बात ये है कि अदालत की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तशना है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि बेसिक ये इशू कब से शुरू हुआ। जब से ये लाइफ टाइम जो है डिस्क्वालिफिकेशन शुरू हुई, मीर बादशाह कैसरानी का केस जो है बलूचिस्तान का एक पेंडिंग था, उस केस की वजह से ये एक इशू चल रहा था कि ये सिलसिला जो है ये कब तक किसी मंतकी अंजाम पर इसको पहुंचना चाहिए। तो अभी नए CGP साहब जो आए हैं, जो कि मुल्क के लिए मैं समझता हूँ एक रहमत है, उन्होंने इस किस्म के तमाम जो केसेस थे उन सबको एक जगह यकजा करके कहा कि सब लोगों को सुन लें ताकि ये मसला हमेशा के लिए जो है ना इसका कम से कम फैसला हो जाए। उसके ऊपर आज जो प्रोसीडिंग्स शुरू हुई हैं वो डेफिनेटली है। लेकिन एक बात इसमें क्या है कि लाइफ जो अगर आप देखें आर्टिकल 62, 63 वो ये बताता है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगी मेंबर के लिए और डिसक्वालिफ़िकेशन क्या होगी, लेकिन क्वालिफ़िकेशन की जो मुद्दत है वो आइन में डिफ़ाइन नहीं है। और ये 2017 में इलेक्शन एक्ट जो है 2023 में इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो है कुछ अमेंडमेंट्स की गई जो सेक्शन 57 में 232 में की गई। और 232 का जो 2 है उसमें यह कर दिया गया कि चूँकि हमने ये कहा कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन और जो कुछ भी है कि अगर कोई चीज़ कहीं और पे है तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी ये 5 साल के लिए होगी।
और उसको जिस तरीके से आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा, आज कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि उस हमारी जो अमेंडमेंट थी, उस अमेंडमेंट को कहीं पे किसी पार्टी ने भी आज तक चैलेंज नहीं किया। और न करने की सूरत हाल में अब ये मसला है, इसमें जो एग्रीव्ड लोग हैं वो भी कोर्ट के सामने हैं। आज मखदूम अली ख़ान साहब भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तकरीबन वो लोग जो इससे मुतासर हुए हैं वो सारे के सारे लोग कोर्ट के सामने थे। कोर्ट ने आज ये भी कहा है कि हम कोर्ट के लिए, कोर्ट की यानत के लिए माइकस जो हैं वो भी अपॉइंट करेंगे। लेकिन लगता ये था जो ऑब्जर्वेशंस थी, बाज़ दफ़ा तो होता ये है कि ऑब्जर्वेशंस कुछ होती हैं और वो सुनने के बाद जो जजेस का माइंड जो चेंज हो जाता है, फैसला वो पहले से कुछ, चूँकि अमूमन अदलिया कोई अपना माइंड बना के बैठती ही नहीं है, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि सूरत हाल जजेस जो है ना, लिविंग आदमी कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। और हमारे ऑनरेबल जजेस की ये खसूसियत है कि वो आर्गूमेंट सुनने के बाद जो है वो किसी न किसी एक फरीक के साथ जो है वो चल पड़ते हैं। लेकिन आम जो तअसर गया है वो ये समझते हैं कि अगर एक आदमी सपोज़ अगर उसको आपने डिस्क्वालीफाई किया है और डिस्क्वालीफाई आपने जिस बेसिस के ऊपर किया उससे वो एक्सोनरेट हो गया, उससे अगर वो पहले आप देखें कि जिस तरीके से नए ऑर्डिनेंस में अगर किसी को सज़ा होती है उसके साथ डिस्क्वालिफिकेशन, और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद बंदा अपील में गया, अपील में अगर उसकी सज़ा ख़त्म होगी तो आप डिस्क्वालिफिकेशन को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यही सूरत हाल ये है कि अब लोग कहते हैं कि भाई बात ये है कि ये एक अलग से एक डिक्लेरेशन है, एक चीज़ है, और वो आप उसके ऊपर किसी को लाइफ टाइम बार जो है वो कैसे कर देते हैं। अच्छा, तो लगता ये है, लगता जो मुझे नज़र आता है कि आखिर यही होगा जो लेजिस्लेशन पार्लियामान ने की है, क्योंकि अमूमन वो प्रिवेल करेगी, वो प्रिवेल तो लीगली तो उसको करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम, इवन के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो क्रिएशन है वो आईन पाकिस्तान की क्रिएशन है। तो पार्लियामान जो है डेफिनेटली जो बनाएगा, और कोर्ट आपने एक दो पहले जजमेंट्स में ये ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि हर अदारे की इज्जत करनी चाहिए और कानून बनाना जो है वो पार्लियामान थोड़ा सा, क्योंकि ये जाहिर है इस इशू को हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली नवाज शरीफ साहब की वजह से इस इशू की एक बहुत ज़्यादा हाइप, एक्स्ट्रा हाइप भी है। झगड़ा साहब, गुफ्तगू में आपको शामिल कर लूँ सर। एक तो आज के दिन की प्रोसीडिंग्स आपने कुछ देखी होंगी, क्या ताहयात नाअहली वाला जो मामला है उसमें इलेक्शन एक्ट की तरमीम को प्रिवेल करना चाहिए, उस पर आपकी अगर कोई ओपिनियन है ज़रूर दीजिएगा। लेकिन एक सवाल जो इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ बार बार उठाया जा रहा है वो ये कि अभी तक अदालत की तरफ से कोई वजाहत के साथ ये नहीं कहा गया कि क्या वो तरमीम स्टैंड करेगी या नहीं करेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो ऑलरेडी अपने कागजात जमा भी करा चुके हैं, वो अप्रूव भी हो चुके हैं, फैसला भी आया नहीं है। तो इस मामले को कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ को ना सिर्फ इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन खत्म भी कर देगी। लेकिन मेरे ख्याल में तो इसको ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए कि अगर किसी की रगों में शरीफ का खून जो है वो बहता हो तो उसको 10-15 हजार वोट की लीड भी मिलनी चाहिए, और उनको करप्शन की इजाजत भी दे देनी चाहिए बाय लॉ। और ये भी जो है वो कानून में लिख देना चाहिए कि अगर शरीफ खानदान का कोई हो और वो जिंदा हो तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किसी और को बनना नहीं चाहिए। उनको जनरल्स को BMW की चाबियां भी देनी चाहिए, और जब दिल चाहे तो जनरल्स को हवा में जो है वो PIA की जहाजों में पाकिस्तान से बाहर भी निकाल देना। सर, हमारे मुल्क का वैसे ही अलमिया नहीं है झगड़ा साहब, ये जो बात आप करेंगे सभी सियासी जमात को बाज़त के साथ बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगता है कि उन सबके पास ये एंटाइटलमेंट होनी चाहिए जो अभी आपने बताई है कि इक़्तिदार भी आप ही लोगों के पास होना चाहिए, कोई इल्जाम भी आप ही लोगों पर। आई एम टॉकिंग, मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी बात कर रही हूँ कि यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी का यही माइंडसेट है। आप हिस्टोरिकली आप पैटर्न उठा के देख लीजिए, आप जाके किसी से बात करके देख लीजिए। नहीं, मैं वैसे एज अ PTI ऑफिस बेयरर नहीं बात कर रहा। हाँ। देखिए, हमारे तारीखी तौर पे सारे इदारे जो है वो उनकी परफॉर्मेंस कभी बेहतर भी रही है, और मेरे ख्याल में फिलहाल हमारी जुडिशरी में एक स्ट्रगल जो है वो बाकी जारी है, जो काबिल दीद है, जो कि कोशिश कर रही है कि अपनी इंडिपेंडेंस एक्सर्ट करे। उसमें जरूरी नहीं है कि हर फैसले के साथ हम जाती तौर पे या पार्टी के तौर पे अग्री करें, लेकिन अगर आप ये मान भी लें कि ये फैसला ठीक है तो फिर 2018 में ठीक नहीं था, अगर 2018 में ठीक था तो फिर आज क्यों चेंज हो रहा है, और अगर आज सही भी है
तो जो एक परसेप्शन बड़ी क्लियर मिल रही है कि नवाज शरीफ को एवन फील्ड से आने दिया गया, उनको जलसा देने दिया गया, उनको रिकॉर्ड स्पीड पे जो है वो जस्टिस मिल रही है, वो इस पे भी एक सवालिया निशान उठाएगा, क्योंकि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जैसे आपने कहा कि किसी ना किसी वक्त पे हर किसी पे जो है वो उठती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये सवाल तो फिर ऑन द काउंटर आप लोगों से भी तो किया जाता है ना कि माजी की अदलिया जो नवाज शरीफ साहब वगैरह को कॉर्नर करी थी, अगर वो ठीक थी, जो उनका कहना है कि उन्हें कॉर्नर किया जा रहा था, तो फिर आज की अदलिया कैसे गलत है जो कि आप लोगों का कहना है कि आप लोगों को ये लीगल सिस्टम मुल्क का जो है कॉर्नर कर रहा है? मैंने आज की अदलिया पे कोई सवाल नहीं उठाया इस टाइप का। मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि आम इंसान क्या देख रहा है, और ये एक हकीकत है कि जो नवाज शरीफ की अनपॉपुलैरिटी है वो तारीखी है आज। उसी की वजह से आजकल पंजाब पुलिस एक ब्लड थर्स्टी फोर्स बनी हुई है और किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर तब को रोक रही है। उसका ताल्लुक नून लीग से कैसे है सर? पुलिस कर रही है, आप पुलिस को क्रिटिसाइज करें, मैं भी करती हूँ, सुबह शाम यहाँ कंडेम करती हूँ जो कुछ होता है, बट उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से कैसे है? जब आपने ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि नवाज शरीफ की एक्चुअल किंग्स पार्टी है, कि उनको लाया जा रहा है, जब एज अ कॉन्विक्ट उनको वापस आने दिया गया, और फिलहाल आपके पास 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक कन्विक्टेड नहीं है और वो जेल में, दूसरे को बेल पे बेल मिल जाती है, दूसरे की लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद उनके कागजात एक्सेप्ट कर दिए जाते हैं, एक के पार्टी के टॉप 200 लीडर में 180 के कागजात जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। में कन्विक्टेड तो है ना सर, सजा मुअत्तल है, लेकिन कन्विक्शन तो अभी बरकरार है। सजा मुअत्तल है, लेकिन जो उनकी बेल्स की स्पीड है हियरिंग की, वो उसमें और नवाज शरीफ की बेल्स की जो स्पीड है, जो दोनों को जो इंसाफ दस्तयाब है, उसमें फिलहाल जमीन आसमान का फर्क है ना। बिल्कुल ठीक है, चले मैं इसी नुक्ते पे कोहिस्तानी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लेती हूँ। सर, आपने झगड़ा साहब की गुफ्तगू सुनी, ये तासुर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए कि जी किंग्स पार्टी हैं आप लोग इस वक्त, और सारा मामला नवाज शरीफ साहब के लिए उनको सब कुछ ठीक करके ग्राउंड सेट करके दिया जा रहा है, ये तासुर आपको नहीं लगता कि आप लोगों की पार्टी के लिए बड़ा डैमेजिंग है? ये कहाँ से बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि जो बात अभी झगड़ा साहब कर रहे हैं कि किसी एक को डील करने की स्पीड सिस्टम की बड़ी स्लो है, किसी दूसरे को डील करने की बहुत तेज है और रिलीफ पे रिलीफ मिलता जा रहा है, तो फिर इंप्रेशन तो बनता है ना सर? देखें, इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है, एक अहल शख्स को जिसने 8.5 साल 3 दफा के वजीर आजम बने हैं, उनकी कारकर्दगी, उनके लगाए हुए प्रोजेक्ट, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए उनका काम, जिसको हम और अवाम और मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर, जिसको 2018 में भी 1 करोड़ 32 लाख वोट पड़े हैं, हम एक अहल शख्स को नायल करार दिया गया, कहा गया कि ये सादिक अमीन नहीं है। एक नायल शख्स जिसने 3.25 साल पाकिस्तान की तबाही की है, उसको सादिक अमीन करार दिया गया, और ये सब कुछ किया गया नवाज शरीफ साहब को निशाना बना के पनामा के केस में अकामा की बुनियाद पे, और उनके खिलाफ ये जो जजेस हैं, जिन जजेसों ने बुग्स में फैसले दिए हैं, पाकिस्तान के इसी सुप्रीम कोर्ट से भुट्टो के खिलाफ भी फैसला आया, अदालती कत्ल एक करार दिया गया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को नायल सारी जिंदगी के लिए करार देकर सिर्फ बुग्स नवाज शरीफ में और एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए ये सारे जजेस जो साहब, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात अगर आप आज समझा दें इस प्रोग्राम में कि ये जो बुक्स था ये कैसे 2-4 सालों में खत्म हो गया, क्योंकि अब तो खत्म दिखाई देता है, अब तो जो बायोमेट्रिक है वो करने के लिए वीआईपी लाउंज एयरपोर्ट में लोग चले जाते हैं, अब तो एक कन्विक्टेड इंसान आते ही जलसा गाह में पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं से तो रिलीफ मिल रहा है ना सर? वो कैसे मिल रहा है फिर? अगर माजी में बुक्स था, ये बुक्स कैसे खत्म किया आप लोगों ने? देखें, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो आलाकार बनी इस इमरान खान के लिए, और वो जजेस इस्तेमाल हुए, जिस तरह हम खुल के कहते हैं, हमेशा कहेंगे। अभी जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब जो चाहते हैं इस मुल्क में, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती, जो जमहूरियत पसंद, वो इस मुल्क में जमहूरियत उसूलों के, मैं समझता हूँ वो जो फैसले जिस तरह हमारे मौजूद पीपल्स पार्टी के सेनेटर साहब शहादत साहब ने बताया, वो विराजमान हुए। इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट है जो कहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने बरमला का नई एस्टेब्लिशमेंट के हमसे सियासी गलतियां हुई है। तो ये तारीख ने वाजे कर दिया था, नवाज शरीफ साहब बेगुनाह था,
उसको ये सब कुछ, ये सजा सुनाना, ये नाअहली का दाग लगाना, मगर इसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। तो पाकिस्तान अच्छा, आप लोग जो कहते हैं ना सर नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, सिस्टम की कंटिन्यूटी की हद तक तो शायद आपसे इत्तेफाक किया जा सकता है, लेकिन जब आप लोग कहते हैं कि कारकर्दगी थी उसके पीछे मियां साहब की, तो सर बाकी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं। आप लोगों के केस में तो आपकी अपनी जमात के अंदर से लोग उठ कर कह रहे हैं कि आपकी जमात की कारकर्दगी नहीं थी, उसका आज नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी रिसेंट केस इन पॉइंट जो है वो मोहम्मद जुबैर साहब है, वो कहते हैं जी 16 महीने इस मुल्क की मईशत की जो तबाही हुई है उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पर नहीं डाल सकते, हम जिम्मेदार हैं। देखिए, कारकर्दगी है या नहीं, कोई एक शख्स टीवी पे बैठ के उसका, या मैं या कोई और नहीं कह सकता। सर तर्जुमान थे मियां साहब के भी, मरियम बीबी के भी, वो मईशत के मामलात को देखते हैं आपकी हुकूमत में। जी, मैं कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब का विजन नहीं था, अगर वो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ नहीं लेके जा रहे थे, उसने मोटरवेज नहीं बनाए, उसने एटमी धमाके नहीं किए, उसने पाकिस्तान की मईशत को दुनिया की बेहतरीन मईशत नहीं बनाया, तो पाकिस्तान के अवाम बुरे हालात में, जब हमारे खिलाफ सब एक थे, 2018 में 1,32,00,000 वोट पड़े। 21 अक्टूबर को जो लाखों लोग लाहौर में नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने पहुंचे, वो इसलिए पहुंचे कि वो नवाज शरीफ साहब को मसीहा समझते हैं इस मुल्क का। वो समझते हैं कि इस मुल्क को जो आज चैलेंजेस है उससे नवाज शरीफ, उसकी पार्टी निकाल सकती है। तो अगर पार्टी का बंदा कोई अगर जाती तौर पे कोई बातें करता है, मुझे किसी से इख्तिलाफ नहीं है। जमहूरियत है, कोई जुबैर साहब बात करता है या शायद खाकान अब्बासी करता रहा है या मिफ्ता इस्माइल जी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जाती उनकी राय है, ये देना हर किसी का, अगर वो समझते हैं बेहतर तो करें। मैं इस पे, मेरे भाई ने जो कहा है कि नवाज शरीफ के लिए सब कुछ है, तो मैं ये कहता हूं कि इमरान खान के लिए अगर एस्टेब्लिशमेंट उसकी मदद करे तो वो एस्टेब्लिशमेंट बेहतर है, अगर जज उसके हक में फैसले दे वो जजेस भी बेहतर है, अगर सिस्टम उसकी मदद करे तो सब कुछ बेहतर है, वरना वो इदारों पे हमले भी करेगा, वो 9 मई भी करेगा। मैंने जो झगड़ा साहब से बात कही थी वही आपके लिए भी कहूंगी सर कि ये आप सब करते हैं, जब आपको सूट करता है, माजी में आपको नहीं सूट करता था, अदलिया भी बुरी थी, एस्टेब्लिशमेंट भी बुरी थी, आज आपके लिए राह हमवार है, आज अदलिया भी बहुत अच्छी है। हम सिर्फ इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी, सिविल बालादस्ती चाहते हैं, पार्लियामेंट का रोल, पार्लियामेंट सिविल बालादस्ती के ऊपर भी बात करते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे, क्योंकि कारकर्दगी तो हर सियासी जमात जब इक़्तिदार में आती है तो उनके पास होती है बताने के लिए, लेकिन दुनिया की बेहतरीन मईशत बहरहाल हम कभी नहीं बने। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके मजीद इस इशू पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले शहादत अवान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी खेलदास कोहिस्तानी साहब की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गालिबन वो पहली जमात थी जिसने ये कहना शुरू किया कि नवाज शरीफ खाली लाडले नहीं, लाडले प्लस बनकर वापस आ रहे हैं। PMLN के आप किसी भी मेंबर से बात कर ले, वो कहते हैं जी सिस्टम ने इतनी बड़ी नाइंसाफी की थी नवाज शरीफ के साथ, आज अगर अजाला कर रहा है तो आपको लाडलापन कैसे नजर आ रहा है? देखिए, जी अभी आपने ये ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि मेरे दोनों दोस्त जो हैं वो जो कुछ आपस में कह रहा था, और आपने ये कहा कि आप लोग जो हैं इस किस्म की बातें करते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों में शामिल नहीं है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पहली बात तो ये है कि मेरी क़यादत का डोमिसाइल, मेरी क़यादत पहले कहती है कि हमारा डोमिसाइल बड़ा कमज़ोर है, तो मेरे दोनों दोस्तों का जो डोमिसाइल है ना वो बड़ा मजबूत डोमिसाइल है। पहली बात तो झगड़ा साहब भी वैसे कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ, बहरहाल मेरे दोनों दोस्तों का डोमिसाइल बहुत मजबूत है, मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है। लेकिन ये देखें, ये ज़्यादती की बात आप करते हैं तो खेलदास साहब की एक तरफ बात वो भी हक पर जानिब हैं, और झगड़ा साहब की जो बात है वो भी हक पर जानिब है। लेकिन मैं जहाँ तक मेरी अपनी पार्टी है मैं उसकी बात करूँगा कि अगर आप ये समझते हैं कि किसी अदारे ने किसी के साथ ज़्यादती की है तो हम एक आइनी मुल्क हैं, हमारे पास उसके लिए कोई ना कोई रेमेडी मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साथ ज़्यादती नहीं की गई? लेकिन हमने किसी अदारे पे कभी उंगली नहीं उठाई, हम फांसी के फंदे पे झूल गए, लेकिन हमने कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कभी अटैक नहीं किया, हमने कभी सुप्रीम कोर्ट की तनज़ली के लिए किसी किस्म की बात नहीं की। ता वक्ते के हमारे ख़िलाफ़ ट्रायल करने वाले, हमारी अपील करने वाले जो जजेज़ हैं, उनका बायस उनकी ज़बान, उनकी कलम के ज़रिए से रिकॉर्ड पर आया।
जल्दी इंसाफ देने वाली बात यह है कि खेलदास साहब के जहन में तो ये शक व शुबुहात जो हैं झगड़ा साहब के जो हैं वो पैदा होने चाहिए। झगड़ा साहब वजह तौर पे कहते हैं कि आपको इस तरीके से जल्दी जल्दी इंसाफ मिला कि आपका जो है वो बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट के ऊपर, आपका वहाँ से एम्बेसडर भी आपको रवाना करे, दूसरे दिन आपकी अपील भी लगे, फैसला हो जाए। भाई हमारे साथ बात ये, हमारे साथ तो हम क्यों ना कहें, बात ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जिसका एक इस्तेकाक है 12 साल हो गए हैं और 12 साल से हमारी तो रेफरेंस जो है ना वो टेकअप नहीं हुई है, तो हम क्यों ना कहें। तो हम तो ये समझेंगे अगर किसी के साथ कोई होगी तो हमारा गिला बनेगा। तो वैसे भी ड्यू रिस्पेक्ट इतना भी डोमिसाइल कमजोर नहीं है, इनको इन पर ये कहा जाता है ना, इल्जाम लग रहा है ये किंग्स पार्टी हैं, आपके तो ज़रदारी साहब के लिए कहा जाता है वो किंग मेकर है। देखें जी बात ये, बाज़ दफ़ा लोग अपना ये इमेज बनाते हैं कि ताकि पब्लिक में ये जाए कि हम ही हम हैं। ये तो बात कब पता चलेगी किंग पार्टी कौन है, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। इसलिए तो कह रही हूँ कि डोमिसाइल इतना कमजोर नहीं है जितना आप कह रहे हैं। भाई बात मैं वही कह रहा हूँ, इस वक्त अगर आप देख लें तो मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि इस वक्त जहाँ तक ये पीएम की बात हो रही, मेरी पार्टी में 2 साबका पीएम जो हैं वो मौजूद हैं। क्या राजा परवेज अशरफ साहब सबका पीएम नहीं है? क्या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सबका पीएम नहीं है? एक सबसे बड़ा मेरी पार्टी के साथ जो बात है, एक तो मेरा जो लीडर है वो नौजवान आदमी है, और फिर जितनी भी जो भी बात सूरत हाल की जाए जी इस वक्त जो बाकी पार्टियों के सरबराहान हैं या कोई भी है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं करता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सबसे स्पॉटलेस बेदाग अगर कोई क्लियर एंड क्लीन आदमी है तो मेरी पार्टी का चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। और उसके अलावा वो बैक सीट ले, तो मैं आपको ये गुजारिश मैं ये करूँगा कि ये सारे का सिलसिला क्यों देखें, हमने तो जिस दिन असम्बली डिज़ाल्व हुई है हमने तो उसी दिन से अपनी कैंपेन शुरू कर ली। असम्बली डिज़ाल्व होने का मतलब यही था कि ये 90 डेज या 60 डेज में ये अंदर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि हम तो हमेशा अवाम पर यकीन रखते हैं। उसी के बाद अगर आप देखें हमने अपने जलसे जुलूस जो शुरू कर दिए, एक दिन भी हम घर में अपने नहीं बैठे, और मैं ये समझता हूँ ये क्रेडिट भी मेरे चेयरमैन को जाता है, बिलावल साहब को जाता है कि इलेक्शन जो है उनका बर वक्त तो नहीं, लेकिन गो के न जनवरी में न हुआ, ना अप्रैल में हुआ, ना मई में हुआ, न कोर्ट उस वक्त की कोर्ट आपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा सकी, लेकिन बिलावल साहब ने इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दिया। क्रेडिट आई थिंक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाता है जिन्होंने कहा कि पत्थर पर लकीर। मैं आपको वो कहने जा रहा हूँ, गुजारिश ये है, लेकिन ये देखें कि हमने अवामुन्नास का, अवाम का ये जहन बना दिया कि भाई अगर ये आईनी मुल्क है तो क्या आप या तो ये कह दें सिस्टम ये गवा दें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दें को माशाल्लाह आ जाए। भाई अगर इस मुल्क में आइन रहना है, पाकिस्तान रहना है, जमहूरियत रहनी है तो इलेक्शन आज नहीं तो कल होना है। यही बात है कि जनवरी से जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो चलती हुई आ रही हैं। अगली जनवरी अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 दिन हो गए, हम शुरू हो चुके हैं, तो इसलिए वो बिलावल साहब ने एक टेम्पो बनाया, और उसके बाद काजी फायद ईसा साहब ने आने के बाद उन्होंने आके कहा ये इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, ये और हम कहते हैं ना इलेक्शन होना चाहिए, मुझे इजाजत देंगे मैं झगड़ा साहब से जरा शुरू कर लेती हूँ इस इशू के ऊपर बात करना। सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपको पता है उन्होंने कहा जी कि पत्थर पर लकीर है, लेकिन आज उनके रिमार्क्स के अंदर एक बात उन्होंने ये भी कही कि ऐसा लगता है कि हथकंडे डिफरेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि मुल्क में इलेक्शंस को मुलतवी करवाया जा सके। मौलाना फजलुर रहमान पहले भी कह चुके हैं, उन्होंने कल फिर कहा है कि इलेक्शंस को थोड़ा सा आगे कर दिया जाना चाहिए। एक इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी लग रहा है कि जब आप DROs को ROs को उनकी तैनाती को चैलेंज करते हैं या आप इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत का इल्जाम लगाते हैं तो उससे भी अमल रुक सकता है इंतखाबात का या इल्तवा का शिकार हो सकता है। सर क्या बनेगा मुल्क में इलेक्शंस आपको होते हुए पहली तो बातें नजर आ रही है सारी सिचुएशन के अंदर। आज चीफ जस्टिस साहब को भी ये जो डाउट है इसका इजहार करना पड़ा। ये बताएं जो चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कही कि ROs से अगर कोई गिला है तो ये PTI इलेक्शन डिले कर रही है, ऐसी बात हुई? मैंने एक्चुअली वो प्रोसीडिंग सुनी नहीं। ये सर आज की प्रोसीडिंग में नहीं, लेकिन जो पहले लाहौर हाई कोर्ट वाला फैसला था उसमें ये जरूर कहा गया था कि अगर इस सारे मामले को इस तरह से देखा गया तो फिर तो इलेक्शंस की डेट जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन आज की प्रोसीडिंग में तो नहीं था। चले ठीक है, देखिए पहली चीज ये कि इलेक्शन पत्थर पे लकीर होने चाहिए और इसमें कोई शक नहीं। जो मौलाना फजल रहमान ने कहा, और कल आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा में जो 2 पार्टीज हैं जो अपने आप को हमारी ऑपोजिशन समझती है, JUIF और ANP, दोनों रो रही हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन ना हो या किसी तरीके से जो है वो PTI के साथ और भी सख्ती हो, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड टीयर को छोड़ दें, 4th टीयर से भी मुकाबला नहीं कर सकते। आपने इमल वली खान की गुफ्तगू सुनी थी कि PTI वालों को जो है वो कुचल देना चाहिए, उनका हशर होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी ठीक है।
ये किसी के कहने की बात है? ये ठीक है, आपको इमरान खान से नफरत है, पीटीआई में लाखों करोड़ों लोग हैं, राइट? तो वो लोग खुद ही फैसला कर देंगे। एएनपी एक इनसिग्निफिकेंट पार्टी। जमीयत उलमा इस्लाम और एएनपी को अपनी ऑपोजिशन कह रहे हैं, वो परवेज खटक साहब कहते हैं मैं अकेला काफी हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, यहाँ पे कहीं नजर नहीं आएंगे? नहीं, वो तो वो अपने आप को ऑपोजिशन समझते। आज आपको खबर दे दूं, खटक साहब के साथ एमपीए थे आगाज गंडापुर, हमारे यंग एमपीए थे डीआई खान से, उन्होंने आज JUIF ज्वाइन कर दिया। मेरे ख्याल में खटक पार्टी का जो वोट बैंक है उसका तो उससे पता चल जाता है। मैं पीटीआई का मौकफ आपको दे दूं, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे वो जितने भी अनफ्री हो, जितने भी अनफेयर हो, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये हम पाकिस्तान के जमहूरी निजाम के लिए कर रहे हैं। बाकी रहा आरोस का मामला, मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के बाद और उमैर नियाजी को पाकिस्तान के आइन का पहला गद्दार करार देने के बाद, इसके बावजूद कि 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे हैं और हाल की माजी में ये एक जो है वो इमरजेंसी प्लस भी रहा है, कि जो आरोज ने पिछले 5-6 दिन में नॉमिनेशन पेपर्स में किया, मिसाल के तौर पे मेरे पेपर्स रिजेक्ट हुए 2014-15 के एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में कोई इजाफी रकम ना देने का, जिसका नाम मुझे पता है, और जो 2018 में मैं इलेक्शन भी उस पर लड़ा। इस टाइप की बात हर जगह हो रही है। तो मुझे ये बता दें कि अगर ये आरोज इस वक्त ये प्रेशर नहीं ले सकते, हाँ, तो इलेक्शन के दिन क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी को लेनी पड़ेगी जिसने जो फैसले किए। एक चीज इसमें हम कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम तारीख में जरूर लिखा जाएगा, और टू पुट इट माइल्ड, अच्छे अल्फाज में नहीं लिखा जाएगा। अच्छा, ये जो नॉमिनेशन पेपर्स वाली बात आपने रेज की है, कोहिस्तानी साहब, सर एक पुरानी सियासी जमात नून लीग, आपकी जमात के सरबराह 3 दफा वजीर आजम रहे इस मुल्क के, मैं अंडरस्टैंड ये करना चाह रही हूँ कि ये सब कुछ जो खबरें आ रही हैं, जाहिर आप लोग भी देखते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही हैं, लोगों के कागजात नामजदगी पहले छीने गए, उसके बाद जिस तरीके से बहुत सी कागजात ऐसे जो बड़े बेसलेस ग्राउंड्स के ऊपर अभी तक नजर आ रहा है कि मुस्तरद किए गए, बहुत तवील फहरिस्त है। सर एज ए पोलिटिकल पार्टी आप लोग मजम्मत करते हैं कम से कम कि जो हो रहा है ये ठीक नहीं हुआ? देखें, पहली बार मुझे इजाजत दे, मैं इसका भी जवाब दूंगा। मेरे शहादत ऐवान साहब बड़े ऑनरेबल हमारे स्टेट मिनिस्टर भी रहे, मेरे जाती तौर पे भी बड़े मेरे मौसन हैं, इनकी बातें भी हमेशा अच्छी होती है। जो बात इन्होंने डोमिसाइल के हवाले से की है, ये खुद भी वकील है, मैं समझता हूँ अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी डोमिसाइल पे किसी के पास सिंध का हो, पंजाब का हो, तो उस पर इंसाफ नहीं मिलता है। इसमें फर्क मैं आपको बता दूं, देखें, हम हमेशा कहते हैं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ है, एक नाइंसाफी हुई है, उसको दुरुस्त करने की आज भी जरूरत है। हमने हमेशा PMLN ने, हमारी लीडरशिप ने ये बात की है। नवाज शरीफ साहब के साथ जो नाइंसाफी ज्यादती की थी, उसके इंसाफ के लिए मैं 2 हमारे पार्टी के लीडर हैं, उनको क्रेडिट दूंगा। एक मरियम नवाज शरीफ साहबा, जिसने मज़ाहमत की, अपने कायद, अपने वालिद के साथ जो नाइंसाफी उसने मज़ाहमत करके इनके खिलाफ डट के खड़ी हो गई। दूसरा हमारे पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब, तो ये, और इसके साथ ही पार्टी सारी खड़ी थी, सीनियर क़यादत खड़ी थी। तो इंसाफ के लिए मज़ाहमत करना हो या इंसाफ लेना, ये हर किसी पाकिस्तानी का हक है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को कत्ल किया गया, पीपल्स पार्टी को चाहिए कि उसकी उसी तरह उससे इंसाफ के लिए मैं माजरत साथ आपको इंटरप्ट करी हूँ। ये जब ये हम बातें करते हैं ना कि हम मज़ाहमत की, हमारी जमात की एक लीडर बड़ी दलेर हैं, बहादुर हैं, मैं उनकी बहादुरी पे कोई सवाल नहीं उठा रही, लेकिन सर ये बातें जब साथ में एक काउंटर स्टोरी भी मिल जाती है तो उसके बाद सही लगती हैं, सूट करती हैं। जुबैर साहब, आप कहते हैं जी मरियम साहिबा ने मज़ाहमत की, मोहम्मद जुबैर कहते हैं जी मैं तो गया था बातचीत करने के लिए, मैंने बातचीत करके डायलॉग से मसला हल करवा दिया। अब आप मुझे बता दें कि जब डायलॉग हुआ तो फिर मज़ाहमत कैसे हुई? सर देखें, आप बार बार जुबैर साहब के हवाले से जो बात कर रही हैं, जुबैर साहब बात करें या मिफ्ता इस्माइल साहब या शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी जाती राय। सर आपकी पार्टी ने डिनाई क्यों नहीं किया कि जुबैर साहब नहीं गए थे बतौर हमारे तर्जुमान एस्टैब्लिशमेंट से बात करने? उन्होंने इतना बड़ा क्लेम किया है, वो कहते हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट के पास गया था, मैंने मुज़ाकरात करा के मसला हल करवाया, मैंने एस्टैब्लिशमेंट से पूछा कि मरियम नवाज के टिकट्स क्यों नहीं चल सकते, मैंने मरियम नवाज की मीडिया पे वापस एंट्री उनसे डायलॉग के थ्रू करवाई। आप लोग डिनायल दें सर इसका ऑफिशियली, अगर नहीं देंगे तो फिर हम सवाल पूछेंगे, वो तर्जुमान थे मरियम नवाज साहिबा के।
जिस सतह पे जुबैर साहब तर्जुमान रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल वक्त आएगा कि पार्टी की तरफ से उसका जवाब जरूर आएगा, या जो भी होगा वो मेरे लेवल से बड़ी चीज है। आप मुझे आजमाइश में ना डालें, मैं उस पर बात फोकस नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं, मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, जब मज़ाहमत करते तो मुफाहमत भी होती है। पाकिस्तान को मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत अच्छा किया था जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था। उसने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, रिकंसिलेशन की बात की, ये अच्छी बात थी। मगर मैं ये चाह रहा हूं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हो या मोहतरमा की शहादत, इंसाफ लेना पीपल्स पार्टी, उनकी क़यादत, उनकी फैमिली का हक है, उनको लेना चाहिए था, ले, हम उनके साथ हैं। बात यह है कि ये जो कह रहे हैं शहादत साहब के ये हमले करते हैं, ये आसिफ अली जरदारी साहब का रिकॉर्ड बयान पे है, जो उन्होंने कहा था जब उनको वो पासें पसंद नहीं थी तो उन्होंने कहा था कि मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो वो इदारों पे हमला नहीं था। 2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि जनरल फेज कहाँ है और हम हमेशा हमारी बादशाहत होगी, ये 3 साल के लिए आते। तो ये बातें हर कोई दूसरी पार्टी पे लगा है, खुद भी इनके पार्टी करती रही है, हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही है पीपल्स पार्टी। 15 साल से ये सिस्टम का हिस्सा है, इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया है कि हमें इक्तदार सिंध का चाहिए, ये इनकी अपनी पॉलिसी है, अपनी मर्जी, हमें उस पर भी कोई इख्तिलाफ नहीं है, करती है। आप कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं सिंध पे इक्तदार के लिए। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मैं शहादत साहब से पूछूंगी कि क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दूसरी बात आपने जगड़ा साहब के हवाले से जी जगड़ा साहब के हवाले से आपने बात की, हम मुस्लिम लीग नून बतौर जमात किसी हक में नहीं है कि किसी पार्टी पे पाबंदी हो, किसी के फार्म रजिए, हमारी ख्वाहिश नहीं है। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, दहशतगर्दों की जगह जेल है, नहीं, दहशतगर्दों की जगह जेल है, पार्लियामेंट नहीं है। उनको सजा कानून के मुताबिक होनी चाहिए, कानून के मुताबिक फार्म जिसके एतराजात हैं। एक सियासी जमात को दहशतगर्द कह देना सर आसान होता है, मजीद वक्त होता तो मैं जरूर इस पर बात करती, सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन किसी एक सियासी जमात को दहशतगर्द जमात कह देना, इस पर किसी और नशिस्त में बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब, आपके वक्त के लिए। तैमूर झगड़ा साहब मौजूद थे, उनके शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में वक्त दिया उन्होंने, और सेंटर शहादत अवान साहब के भी शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद कुछ इशूज पर बात करेंगे, हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की आज के दिन की जो कुछ प्रोसीडिंग्स हैं उनके हवाले से, और साथ ही साथ जैसे हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी डिस्कस किया है कि कहीं ना कहीं से ये आवाज़ भी उठती है कि इलेक्शंस को शायद थोड़ा सा और आगे कर दिया जाए तो उसमें कोई खराबी नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब का भी कुछ इसी तरह का कहना था। इस इशू पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर माहिर कानून है, सियासतदान है, सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, जमीयत उलमा इस्लाम से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो आज की जो सुप्रीम कोर्ट की समाअत है उसी से अगर आगाज़ कर लूँ, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो आज के दिन की प्रोसीडिंग है? आपको क्या होता है ना, एक फील होती है जो रिमार्क्स से आती है, आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो गौहर साहब तो कहते हैं जी कि ताहयात नाअहली जो है उसका रास्ता रोकेंगे, उस शख्स का जो ताहयात पहले कहीं नाअहल करार दिया जा चुका हो। देखिए, दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ताहयात नाअहली नहीं है इलेक्शन से। ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ पाकिस्तान में लिया गया, और वो भी कानून में या दस्तूर में दर्ज हुए बगैर। और अगर इसको रिकॉल कर लेती है सुप्रीम कोर्ट का कोई बड़ा बेंच है, इसको रिविजिट कर लेता है, तो मेरा ख्याल है कि उस बुनियादी हक की जो है वापसी होगी कि जो 2017-18 में दे दिया गया था। ठीक है, तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का प्रोरोगेटिव है, वो उसको देखा जा सकता है। सर ये कुछ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि झूठ बोलने पर ताहयात जो सज़ा है ये समझ में नहीं आता, कत्ल या गद्दारी पर जो सज़ा है वो महदूद भी है, जब सज़ा खत्म हो जाए तो वो शख्स इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकता है। तो ये झूठ इतना बड़ा मामला कैसे है, इसको कैसे देखते हैं आप सर? झूठ को वही बात है कि अगर हम माशरती खराबियों की भी बात करें, मजहब के एतबार से भी बात करें, तो झूठ तो शायद फंडामेंटल एक खराबी और बुराई जो है उसको बताया जाता है। देखिए, झूठ तो यकीनन बुराइयों की जड़ है, मगर अल्लाह पाक ने कोई तौबा का रास्ता दिया या नहीं दिया? इन्होंने तो वो रास्ते भी बंद कर दिए जो अल्लाह पाक ने दिए थे तौबा की। मैं आज खुदा न खास्ता झूठ बोल लेता हूँ, मैं आज खुदा न खास्ता कोई झूठा डिक्लेयर हो जाता हूँ, या मुझसे कहीं पे गलती से जो है झूठ लिखा जाता है, गलत लिखा जाता है, इसको झूठ ना कहिए बेशक, मगर क्या मेरे पास अल्लाह पाक ने वापसी का रास्ता नहीं दिया? तो जो रास्ता मुझे अल्लाह पाक ने दिया हुआ है वो रास्ता भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया हुआ था। गलती हो जाती है, इंसान है, इनोसेंटली भी हो जाती है और इंटेंशनली भी हो जाती है। अगर वापसी का रास्ता होता है फिर इसमें बड़ी आसान सी बात है। देखिए, इस वक्त जो कोई पेपर फाइल कर रहा है, उस पेपर फाइल करने के लिए उस वक्त का सब्जेक्ट जो है वो उस वक्त का इलेक्शन होता है। तो एट दी मोस्ट अगर उसने कोई गलत बयानी कर ही ली है तो उस सब्जेक्ट को जो है ना उससे बाहर किया जा सकता है जो जिसके लिए उसने झूठ बोला।
ये तो नहीं कि उसको सारी ज़िंदगी के लिए आप उसके ऊपर एक दाग लगा दें कि आप उसको झूठा डिक्लेयर कर दें। अगर किसी को झूठा डिक्लेयर कर दीजिए, फ़र्ज़ करिए मुझे कर दीजिए, तो ये तो बच्चों बच्चियों के रिश्ते आदमी नहीं कर सकता किसी, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने झूठा डिक्लेयर किया हुआ। हाँ। तो ये बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि तौबा का रास्ता खुला रहता है। सर कोई भी इंसान क्या किसी के लिए ह्यूमनली पॉसिबल है मुकम्मल तौर पर सादिक होना, अमीन होना? ये एक सवाल भी है जो आज उठाया गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस की तरफ से। सर आईने पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ दर्ज है, फिर वो क्यों है? अगर ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है या उसका कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके ऊपर हम ये डिक्लेयर कर सकें कि कोई सादिक है, कोई अमीन है, ये बहरहाल हमारे आइन का हिस्सा तो है। देखिए, ये सादिक और अमीन जो है ना, ये नबी से मंसूब है, ये दो बातें जी। सादिक भी वही हैं और अमीन भी वही हैं। अब जो चीज़ नबी से मंसूब है तो हम उनके पाँव की खाक भी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते, सारी उम्र चाहें तो भी नहीं बन सकते। तो ये मेरा ख्याल है ज़ियाउल हक साहब के दौर में जो ना इंसर्शन करवाई गई है दस्तूर में, जो खुद कभी सच नहीं बोला करते थे। तो जो खुद सच नहीं कहता उसको उस स्टैंडर्ड का पता होता है कि ये दूसरे भी कभी भी जो है ना वो इस स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतर सकते। हाँ, तो वो फिर ऐसा स्टैंडर्ड दूसरों के लिए कायम कर देता है। अपने लिए तो उसने ताकत के बल पे जो है ना वो हर स्टैंडर्ड तोड़ दिया। 90 दिन, फिर उससे 90 दिन से होते होते 10 साल तक चले गए। और अगर वो अल्लाह पाक के पास ना जाते तो शायद मुमकिन आज भी मुसल्लत होते। तो ये चीज़ जो मुमकिन नहीं है उस आम इंसानों के लिए, उसको जो है ना वो मान लेना चाहिए कि आम इंसानों के लिए मुमकिन नहीं। सर तो क्यों कभी भी पार्लियामेंट ने, किसी भी पार्लियामेंट ने उसके बाद इसके ऊपर कभी गौर नहीं किया? आई मीन जो भी है, ये कानून आइन भी तो इंसानों को बनाया हुआ है, आप लोग उसके अंदर तरामीम भी करते हैं जहाँ पर ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ को कभी क्यों रिविजिट नहीं किया गया? क्योंकि जो पैरामीटर आप भी बता रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हैं, शायद उस तक पहुँचना तो हमारे लिए वाकई मुमकिन नहीं है। तो फिर क्यों इसको एक तो रिविजिट नहीं किया गया? और दूसरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब ये शिकें डाली जा रही थी, ठीक है वो ज़ियाउल हक साहब वाला मामला एक तरफ, लेकिन उलमाए कराम का भी कुछ इनपुट इसके अंदर लिया गया था। तो जो भी कोई इन चीजों को डिजाइन कर रहा था, क्या उनको इस बात का इदराक अंदाजा नहीं था? शायद उनको अंदाजा नहीं हुआ। उलमा कराम के हवाले से तो ये कहूँगा, मगर उसके बाद पॉलिटिशियन ने एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। आप ये देखिए कि जब भी इसको जो है इसमें तरमीम की बारी आई और तरमीम के लिए जो ना आवाज़ उठी कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है जो कुछ आपने वो कर दिया है, तो फिर जो हम कभी हमारा मुखालिफ जब अगर वो उसके नीचे आया होता था तो फिर हमने जो है ना वो उसको मुखालिफ को गिराने के लिए इस्तेमाल किया। बदकिस्मती है हमारी कि हम जो है ना वो असूल सेट नहीं करते, बल्कि जो है ना वो हम वक्त के साथ साथ अपने असूल जो है वो बदलते रहते हैं। So बेसिकली ज़ियाउल हक साहब ने डाला भी इसको शायद अपने मुखालिफिन को मुश्किल में डालने के लिए, और बाकी सियासतदानों ने इसको प्रोटेक्ट भी इसीलिए किया कि ये एक टूल है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरे के खिलाफ। देखिए, दो तरह के लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, या उन लोगों ने जो गैर जमहूरी लोग थे और अपने फ़ायदे के लिए, या वो लोग जो जीत नहीं सकते, जिनकी पब्लिक तक जो है उस तरह से उनकी रसाई नहीं है, जिनको पब्लिक में कबूलियत नहीं है, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कि दूसरे को किसी तरह से आज़मान के आउट कर दिया जाए। हाँ, तो वो दुरुस्त नहीं। अच्छा सर, ये ताहियात नाअहली नवाज शरीफ साहब वाला जो मामला है, ज़ाहिर है एक जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस इन पॉइंट है वो नवाज शरीफ साहब का केस है। ये वाला मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सेटल नहीं हुआ है, उसके पर मेरी आपकी कोई ओपिनियन हो सकती है, लेकिन हतमी बात तो नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट से। उससे पहले ही मियाँ साहब के कागजात नामजदगी चले जाना, स्क्रूटनी क्लियर कर लेना, उनका पास हो जाना, मंजूर हो जाना, इसको कैसे देख रहे हैं? कुछ लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जब तक ये यहाँ से कुछ आता नहीं है तब तक ये कैसे हो सकता है जो दूसरा अमल हुआ है? मेरे ख्याल में अभी तक जो ना उनके पेपर एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए थे, जो मैं समझता हूँ, अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को उस अपनी पुरानी जजमेंट को खुद डाइल्यूट ना कर दे, जो कि जजमेंट दुरुस्त नहीं है पुरानी। ठीक है। और उसको जब वो दुरुस्त कर देगी तो फिर यकीनन जो है ना वो फिर क्वालिफाई कर जाएंगे। इस वक्त पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं, राइटली या रॉन्गली, और चैलेंज भी हो गया, मामला सब्जेक्ट है ट्रिब्यूनल। चैलेंज वाली दरखास्त के ऊपर भी मजीद एतराज़ लगा के वापस कर दिए है, जो अभी मैंने लास्ट चेक किया था। आई डोंट नो अगर उसके बाद कोई डेवलपमेंट हुई है। अगर ऐसा इतराज़ लगा के वापस किया तो गलत किया, उसको इंटरटेन किया जाना चाहिए था। इस वक्त अक्ला ऑफ लैंड यही है, सुप्रीम कोर्ट इसको बदली कर दे तो फिर ख़त्म हो जाएगी। सही, तो आप समझते हैं कि उसको एंटरटेन किया जाना चाहिए था। अच्छा सर, आज ही की प्रोसीडिंग से जोड़कर सवाल कर लेते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज बहुत सारे रिमार्क्स में एक जगह पर यह भी कहा कि बहुत सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि इलेक्शंस को मुलतवी करने के हथकंडों के तौर पर चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त जो मुल्क में फ़ज़ा है, बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं उनको हम भी देख रहे हैं कि बाय एंड लार्ज जोड़ दिया जाता है कि शायद इलेक्शन को रोकने की कोशिश है। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जी थोड़े दिन आगे कर ही दे,
इलेक्शंस को, तो सर ये क्यों जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मुसलसल ये आवाज़ एक तो क्यों उठाई जा रही है, और आपको भी लगता है कि मुल्क में और भी कोई कुव्वतें हैं जो इलेक्शन को डिले करना चाहती हैं या आगे लेके जाना चाहती हैं? नहीं, ये डिले शायद उस तरह से ऐसा नहीं कोई करना चाहता। आपको इन एनी केस जो है वो 8 मार्च से पहले पहले जो है वो असेंबलियां देनी है। हाँ। और 8 मार्च से पहले असेंबलियां देने की वजह ये है कि आपने सेनेट आपका आधा रिटायर हो जाएगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना वो 8 मार्च से पहले होनी है। ये आप जानती हैं कि हम पहले भी हमारा ओपिनियन ये रहा है कि यहाँ सर्द इलाकों में सर्दी में शायद मुमकिन नहीं होगा इलेक्शंस के हवाले से। 8 फरवरी जो है वो पूरी सर्दी का अरूज का ज़माना हुआ करता है, और फिर सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। सिक्योरिटी रीजंस में भी देख लिया कि वो सिर्फ हमारे लोग मारे जा रहे हैं और किसी के लोगों को कुछ जो ना गज़न भी नहीं पहुंची है। सर्दी भी मौजूद है, मगर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अगर फिक्स कर दिया तो हम उसका एहतराम करेंगे। नहीं, लेकिन मौलाना ने सर क्योंकि कल फिर स्टेटमेंट दिया, मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2018 का जो 2008 का जो इलेक्शन था वो भी फरवरी में हुआ था सर, 18 फरवरी को हुआ था। इलेक्शन सर्दी में पहले होते रहे हैं मुल्क के अंदर। सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर जरूर रहनुमाई कीजिएगा कि कुछ दिन, जैसे आपने खुद कहा कि 8 मार्च से पहले तो होने ही है, कुछ दिन डिले कर भी देंगे तो उससे सिक्योरिटी सूरत हाल पर सर क्या ही फर्क पड़ जाएगा? सिक्योरिटी सूरत हाल पे फ़र्क 1 महीने में अगर सिक्योरिटी के अदारे बेहतर बनाना चाहें तो मेरा ख्याल है बना सकते हैं। उनको बना लेना चाहिए, मगर अगर ना भी हो तो सर्दी की वजह से जो है ना वो जो मूवमेंट में जो थोड़ी सी मुश्किल होती है आम लोगों के लिए वो भी बेहतर हो जाएगी। मगर ये हमारी एक राय है और हम राय देने का हक रखते हैं, मगर इलेक्शन से भाग नहीं रहे और इलेक्शन का बाइकाट भी नहीं कर रहे और इलेक्शन से अवॉइड भी नहीं कर रहे। नहीं, ऑफ कोर्स इलेक्शन से अवॉइड करने का तो खैर हम सवाल नहीं कर रहे, लेकिन अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये नुक्ता जो है बार बार क्यों उठाया जाता है, क्योंकि ये 2 कंसर्न्स हम देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स जो है वो आ चुके हैं। सर पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर भी इस वक्त जो सूरत हाल है, बहुत सियासी तोड़ जोड़ जो है उनका सिलसिला जारी है, और ऐसा लगता है कि जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अलाइंड है इलेक्शन से पहले। तो सर अभी तक की जो सूरत हाल है थोड़ा सा उससे भी अगर हमारे नाजरीन को आगाह कर दीजिए। नून लीग के साथ कितना चलना आप समझते हैं आप लोगों के लिए मुमकिन है इलेक्शन के अंदर, और कौन कहाँ पर आप समझते हैं कि क्या कोई प्रैक्टिकल अलायंसेस जो है वो भी जेर गौर हैं इस वक्त? देखिए, पहली बात तो आपने फिर वो दोबारा उसी को रिपीट किया कि वो क्यों हम जो है ना उसमें इलेक्शन में डिले चाहते हैं। मगर डिले का मसला सिर्फ इतना ही है कि इस वक्त तक जितने लोग मारे गए हैं इलेक्शन के हवाले से या दहशतगर्दी के हवाले से उसमें JUI है, और JUI जब उसकी जो है सेकंड ईयर या थर्ड ईयर पे जो है ना वो इस तरह के हमले हुए हैं तो हम अपने फर्स्ट ईयर पे भी डरते हैं कि इस तरह से खुदा न खास्ता कोई ऐसी हरकत ना हो जाए। इस वजह से जो है ना हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं कि ये थोड़ा कुछ दिन आगे निकल जाएं जिसमें मूवमेंट में आसानी हो, आम लोगों के लिए मूवमेंट में आसानी हो। ये इस तरह से जो है ना कहीं हम ट्रैप ना हो जाएं। मगर स्टिल जो है ना ये फिर मैं रिपीट करूंगा कि हम इलेक्शन जिस तरीके भी होंगे हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नून लीग के साथ आपने सवाल किया कि नून लीग के साथ हम कितने जो है ना उसमें राब्ते में हैं या हमारे उनके साथ क्या पोजीशन है कि हम उनके साथ मिल के चलेंगे। असूली तौर पे तो ये फैसला हुआ था कि हम इकट्ठे चलेंगे, मगर बात मेरा ख्याल है कि अभी तक स्टिल जो है ना वो वहीं की वहीं है, और कहीं ऐसा कोई फार्मूला तय नहीं हुआ कि जिसके मुताबिक जो है ना क्या लेना है क्या देना है या किस फार्मूले के तहत मिल के चलना है। अभी तक जो है हम सारे जो है उसमें अपनी क़यादत के मुंतज़िर हैं कि वो क्या कहेगी हमें। बिल्कुल ठीक है, तो उस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, और जो इस वक्त की सूरत हाल है जमीयत उलमा इस्लाम से जुड़ी खास तौर पर, क्योंकि आज का दिन एक प्रोसीडिंग थी, अहम प्रोसीडिंग थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो कुछ उसके हवाले से भी हमने उनका जो एक्सपर्ट लीगल ओपिनियन है वो प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।